सीईओ वैभव सांघवी। वैभव सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, बढ़िया मोमेंटम बाजार में, एक दो तीन सत्र को छोड़ दें या बीच बीच में जो आते हैं, अदरवाइज तो बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। अर्निंग जो आए Q2 के, उसने भी काफी हद तक सपोर्ट किया। बाजार में ये जो तेजी जारी रहने की संभावना वैभव सर आपको कितनी दिख रही है, और अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है तो किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके बाजार में वो बना रहे? वैभव सर, प्लीज सर अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपको हम सुन पाएंगे। सॉरी, माय बैड। सो अभिषेक, जैसे मैं कह रहा था कि जी इफ यू लुक एट फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट इन टाइम, लास्ट क्वार्टर में जैसे आपने कहा कि अर्निंग्स मार्जिनली बेटर थे और का थोड़ी अपग्रेड भी हुई है अर्निंग्स। साथों साथ ये क्वार्टर में कमेंट्री जो भी कंपनियां दे रही है ऑन एन ओवरऑल बेसिस, कह रही है कि सेकेंड हाफ शुड बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। इस हिसाब से हमें लगता है कि एटलीस्ट अर्निंग्स की मोमेंटम कंटिन्यूड रहेंगी इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और लास्टली के FY27 के हिसाब से हम देख रहे हैं कि करीबन करीबन 15% अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है। नाउ हम इस वक्त ऐसे दौर पे बैठे हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट आई वुड से कि हम वैल्यूएशंस में थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। एफआई पोर्टफोलियोज में हम थोड़े अंडरवेट हैं। और जब अर्निंग्स रिकवरी होती है विद मॉडरेट वैल्यूएशंस, तो एक अच्छी सी संभावना बन जाती है कि नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के हिसाब से हम मार्केट को मोमेंटम के नजरिए से देखें तो पॉजिटिव हो सकता है पोटेंशियली। अभी वो 15 दिन में होगा या 1 महीने या 2 महीने में होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन। बट फ्रॉम अ ओवरऑल 12 to 24 मंथ्स परस्पेक्टिव हमें लगता है कि आई थिंक देयर इज कंसिडरेबल रूम टू गो अप। जी वैभव सर, अगर हम जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो ये 6 क्वार्टर के में सबसे फास्टेस्ट रही है, 10.8%। और उम्मीदें आगे बता रहे हैं कि ज़्यादा है सेकेंड हाफ से। तो क्या ये जो वैल्यूएशंस को लेकर जो चिंता बढ़ रही थी कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से हाई हैं, क्या अर्निंग्स उसको पूरा भरपाई करने के लिए, उसको पाटने के लिए आपको तैयार दिख रही है, ट्रैक पर है, या वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी चिंता भी बनी रहेगी? वैल्यूएशंस को लेके इफ यू आस्क मी, सितंबर 2024 का जो दौर था, वहां पे डेफिनेटली एक चिंता का कारण था। बट आफ्टर 1 साल का कंसोलिडेशन होने के बाद और आफ्टर 4 क्वार्टर्स, हम लास्ट क्वार्टर्स में पहली बार हम ईपीएस अपग्रेड देख रहे हैं, दो मार्जिनल। हमें लगता है कि हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और द रीजन कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें बोथ ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड और ऑन द कंजम्पशन साइड, बहुत ही सपोर्टिव रही हैं फॉर द लास्ट 6 to 9 मंथ्स। और उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट और फ्रॉम अ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टैंड पॉइंट थोड़ा लैग से आता है। आई थिंक जो काम गवर्नमेंट ने किया है लास्ट 9 महीने में, उसका नतीजा हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में देख पाएंगे फ्रॉम अ क्वार्टरली रिजल्ट्स परस्पेक्टिव। लास्टली नेक्स्ट ईयर के लिए बेस इफेक्ट भी लोअर है। और हमें लगता है कि जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एज अ सेक्टर जो काफी हैवी वेट है फ्रॉम एन ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स परस्पेक्टिव, अगर उसके अर्निंग्स बॉटम आउट हो रहे हैं तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अर्निंग्स रिकवरी होनी चाहिए। लास्टली ऑन द वैल्यूएशंस, बिकॉज ऑफ द डल अर्निंग्स हमने वैल्यूएशन कंसोलिडेट हुए देखे हैं। और फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव जो फॉरेन निवेशक है, उनको दो कारण थे बीइंग अवे फ्रॉम इंडिया। वन, इसके ओवरऑल एआई ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड जो कोरिया, ताइवान और चाइना में हमने देखी कि थोड़ी रीएलोकेशन हुई है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट। और सेकंड, वहां भी वैल्यूएशंस थोड़े चीप थे। तो इसीलिए ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमने देखे कि हम जो ओवरवेट थे इन इमर्जिंग मार्केट बास्केट, अब अंडरवेट हुए हैं। राइट। सो पोटेंशियल यही है कि हम वापस एटलीस्ट टिल पैरिटी आ जाएं, विच विल इनकर गुड अमाउंट ऑफ फ्लोज फ्रॉम एन इंडियन मार्केट परस्पेक्टिव।
वैभव सर, एक बड़ा ट्रिगर होगा। अब तो हमारी पॉलिसी तो खैर 5 दिसंबर को आ जाएगी। 10 दिसंबर को हम देखेंगे कि यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है और धीरे धीरे कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि 1/4% का एक रेट कट वहां पर और आ रहा है। क्या हम उम्मीद करके चलें कि अगर ये रेट कट होता है तो थोड़े से फंड फ्लोज जो हैं वहां के बॉन्ड्स वगैरह से निकल के इमर्जिंग मार्केट्स का रुख करेंगे और शायद भारत को फायदा हो? कितनी उम्मीदें हैं इसकी? अभिषेक, ये काफी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है कि जब भी फेड के रेट्स एलिवेटेड होते हैं तो जनरली मनी रिस्क एसेट से निकलते हैं। और जब रिस्क एसेट से निकलते हैं तो इमर्जिंग मार्केट एक रिस्क एसेट ही गिना जाता है फ्रॉम अ ग्लोबल पार्लेंस। सो हमने देखा कि 2021 में जब फेड ने टर्न किया था इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, हमने 2022 में बड़ा सा आउटफ्लो देखा था। और अभी फ्रॉम द लास्ट 6 to 9 months जब फेड रेट्स घटाने की संभावना है और घट रहे हैं थोड़े रेट्स वहां पे ऑन ग्रेजुअल बेसिस, उसका वेरी नेचुरल इफेक्ट वुड बी कि मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आएगा। अगर मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट अरे पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आ रहा है तो इंडिया इज अ नेचुरल बेनिफिशियरी बिकॉज क्लोज टू अबाउट 15 to 16% वेट इन इमर्जिंग मार्केट बास्केट इज इंडिया। तो हमें लगता है कि फ्लोज यस, जैसे ही ब्याज दर फेड की तरफ से घटती है तो एक नेचुरल बेनिफिशियरी हमारे फ्लोज को पॉजिटिव करने में रहता है। तो हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये फ्लो ओवर द नेक्स्ट ईयर आई थिंक शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। एक राय आपसे सर हम जानना चाहेंगे आईपीओ मार्केट को लेकर, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना रहेगा अगले महीने में, उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए के आईपीओज आएंगे। आईसीसी प्रोडेंशियल एएमसी हो गया, 10,000 करोड़ रुपए रेज करेगी। मीशो हो गया, 6,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होगा। तो कुछ कुछ बड़े आईपीओज हैं। लेकिन चिंता की बात यह है और तमाम बड़े लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि आईपीओ जो है धीरे धीरे करके वो एग्जिट रूट की तरह हो गए हैं। और अगर हम इस साल का ट्रेंड देखेंगे भी 2025 में, तो जो ओएफएस रहा है वो मतलब जो पैसे जुटाए गए उसमें से 63% ओएफएस के जरिए हुआ है। तो आप आईपीओ को कैसे अप्रोच करने की सलाह देंगे? जी, आई थिंक अभिषेक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज हमारा रुख हमेशा यही रहा है कि हम आईपीओस को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से इंडस्ट्री में है, फ्रॉम अ टेलविंड परस्पेक्टिव वो इंडस्ट्री में है या नहीं ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और दूसरा कि वेयर द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रीटी मच देयर टू कैप्चर दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। लास्टली, वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखना ही चाहिए प्योरली बिकॉज हमने देखा है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आईपीओ लिस्ट होने के बाद जब वो इनिशियली प्रीमियम पे लिस्ट जो होते हैं, बाद में उसके एक साल के परफॉर्मेंस में उनका शेयर के भाव देखते हैं तो काफी स्टॉक्स इनफैक्ट आईपीओ प्राइस के नीचे चले गए हैं। सो द पॉइंट बीइंग के इंडस्ट्री ठीक होनी चाहिए, मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए और वैल्यूएशंस इट शुड नॉट हैपन कि वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हम जाके इन्वेस्ट करें बिकॉज एक सिंपल रूल है, जितने आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करोगे उतना जेस्टेशन पीरियड आपका बढ़ेगा टू गेट द डिजायर्ड रिटर्न। सो ये तीन फैक्टर्स नजर में रखने चाहिए। और मेरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि काफी इनोवेटिव कंपनीज, अच्छी कंपनियां आईपीओ लेके आ रही है इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। सो पाइपलाइन लुक्स वेरी गुड और बेहतरीन है कि ये आए कंपनी फ्रॉम अ बोर्ड्स परस्पेक्टिव इट ओनली डेवलप्स द ओवरऑल मार्केट। सर, मोटा मोटी 4 सेक्टर हैं जहां पर हम देखते हैं कि रिटेल भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल हो गया, आईटी, मेटल्स हो गए, ऑटो हो गए और ऑयल एंड गैस को भी उसमें हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। आपके हिसाब से कहां पर अभी वैल्यूएशंस का कंफर्ट है और नया निवेश भी कर सकते हैं या फिर निवेश को अपने जारी रखें? और कौन सी वो सेक्टर भी जरा बताइए जहां पर वैल्यूएशंस ऊपर तो हैं लेकिन ग्रोथ इतनी जबरदस्त है कि आपको वैल्यूएशन की चिंता करनी नहीं चाहिए। सी, आई थिंक वैल्यूएशंस की भी हमेशा चिंता करनी चाहिए अभिषेक, ऐसा नहीं है। बट आई 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 स्ट्रांगली सपोर्ट द पॉइंट दैट कि जहां भी ग्रोथ है एटलीस्ट वहां आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं कि चलो
थोड़े वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फिर भी आई वांट टू कैप्चर द ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो मैं वो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन अगर हम देखें ये सेगमेंट में कि जो भी न्यू एज बिजनेसेस हैं जो काफी मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेयर्स, आई थिंक प्लेटफॉर्म प्लेज, कंजम्पशन प्लेज, फूड डिलीवरी और वट एवर न्यूअर एज बिजनेस मॉडल्स बीच में से आई थिंक वहाँ आई थिंक लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है अभी भी। ऑफ कोर्स ऑप्टिकली आपको वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव दिखेंगे, बट आई थिंक ये एटलीस्ट ऑन अ वेरी स्मॉलर साइज ऑफ द पोर्टफोलियो एक कोर होल्डिंग बना के लॉन्गर टर्म के लिए देखना चाहिए। सेकेंडली, फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक हमें लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का, स्पेशली ऑन द बैंकिंग साइड, एक आध क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन आई थिंक बॉटम आउट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उसका असम्पशन ये भी है कि ज्यादा बड़ा रेट कट आरबीआई नहीं लेके आए। अगर रेट कट लेके आते हैं तो एटलीस्ट वो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा फ्रॉम अ बॉटमिंग आउट ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। बट अगर वो होता है तो आई थिंक ये एक सेक्टर है जो 1 से 1.5 साल में हम देखेंगे कि काफी अच्छा अपग्रेड आ सकता है फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर है जहां गवर्नमेंट का ऑलवेज फोकस रहा है। एंड लास्टली, कंजम्पशन फ्रॉम अ नेक्स्ट 12 to 24 months एक बड़ी थीम बन सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट, राइट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल बैंक्स, everybody is working in a very single kind of scope, which is to boost the consumption on overall basis. So हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जो हम देख सकते हैं from 24 months perspective. ठीक है वैभव सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सर हमें आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बाजार हम देख रहे हैं कि मजबूती को टिका के रखने में कामयाब है अभी तक। लगभग 190 अंकों की तेजी निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 580 अंकों की तेजी। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बहुत ही मामूली प्रॉफिट टेकिंग आई है, अदरवाइज मोमेंटम स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक है नए रिकॉर्ड हाइस पर। इस शो में इतना ही, लेकिन दिग्गजों के अलावा मिडकैप की भी बातचीत होती है, और तमाम मिडकैप स्टॉक्स हैं जहां पर आज तगड़ा मोमेंटम है। आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, कमाई कहां पर होगी, इसकी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिडकैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।